बूथ पर कब्जा करो। लेकिन क्या एक मुद्दा विपक्ष को मिल चुका है और उसमें भी भ्रष्टाचार। और अगर भ्रष्टाचार मुद्दा है तो क्या वो चुनाव को जिताने में कामयाब हो पाएगा ये मुद्दा? क्योंकि अगर 2014 की बात करें तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उससे पहले अरविंद केजरीवाल जी का उदय होता है। अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल बैठते हैं इसी दिल्ली में और रामलीला मैदान में। उसके बाद से कैसे आम आदमी पार्टी बनती है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और वहाँ अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे की जोड़ी और उनके साथ कुछ वरिष्ठ लोगों की जो जोड़ी थी जो इकट्ठा हुए थे, उस पूरे मामले को और पूरे देश के माहौल को लपक लेते हैं नरेंद्र मोदी और देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन 2024 में क्या इतिहास को हम दोहराते हुए देख रहे हैं? और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या हम देखने वाले हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। भ्रष्टाचार को बहुत नजदीक से आपने देखा होगा शायद अपने करियर में, विजय शंकर सिंह जी, और कई लोगों पर नकेल कसने की कोशिश भी आपने की होगी। और लेकिन यहाँ मामला उस भ्रष्टाचार का नहीं, मामला यहाँ सियासी भ्रष्टाचार का है, और जिसमें 40% की सरकार। लेकिन उसी राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले वाले चुनाव में जाते हैं और कहते हैं सीधा रुपया, सिद्धा रमैया को, उसका जिक्र हो भी रहा था अभी थोड़ी देर पहले। क्या कहा जाए, क्या एक नया मुद्दा या एक बहुत शानदार मुद्दा, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा अब विपक्ष के हाथ में है? बिल्कुल विपक्ष के हाथ में ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो अन्ना हजारे का आंदोलन था 2014 के पहले जो चला था, उस दौरान भ्रष्टाचार के जितने भी मामले कांग्रेस के ऊपर लगे, ये यूपीए 2 के ऊपर लगे, विशेषकर उनके यूपीए 2 के आखिरी 3 सालों में लगे। जैसे कॉमनवेल्थ गेम का मुद्दा लगा, 2G का मुद्दा लगा, टेलीकॉम घोटाले का मुद्दा लगा। इन तीनों मुद्दे में इन तीनों मुद्दे में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का भी गठन हुआ, सीबीआई की जांच भी हुई, मुकदमे भी चले, मुकदमे अदालत में भी चले और अदालत से मुकदमे बिल्कुल रिहा हो गए क्योंकि सीबीआई कोई आरोप नहीं साबित कर पाई। एक मामले में मुझे याद नहीं कौन सा मामला था, उस मामले में तो जज ने कहा कि उन्होंने इतनी तारीखें दी सीबीआई को कि आप ये तो बताओ कि इसमें आरोप क्या है, मुझे वो आरोप नहीं साबित कर पाए। तो यूपीए के समय जो भी भ्रष्टाचार हुआ, देखिए भ्रष्टाचार नहीं रोका जा सकता है। मैं अपने कैरियर के हिसाब से बता दूं कि भ्रष्टाचार नहीं रोका जा सकता है, ये एक मानवीय प्रवृत्ति है, वो होती है। लेकिन किया क्या जा सकता है कि यदि भ्रष्टाचार का संज्ञान आपके पास आ गया, आप ये समझ गए कि भ्रष्टाचार है, तो एक अधिकारी के हैसियत से या एक सरकार की हैसियत से आप उसकी जांच कराइए, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ, भ्रष्टाचार के 3 बड़े मामले बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। एक तो अडानी का, ये इतना बड़ा मामला है कि सारे मामलों को ये ढक सकता है, और इतना गंभीर मामला है कि अडानी के भाई विनोद अडानी की शेल कंपनियों से जो पैसा आया है, तो 20,000 करोड़ की रकम राहुल साहब बता रहे हैं, लेकिन और भी लोग की रकम होगी। ये पैसा हमारे डिफेंस सेक्टर की उन कंपनियों में लगा है जो संवेदनशील उपकरण बनाती है। ये पैसा किसका है? ये पैसा ड्रग मनी का है या किसका है? ड्रग की बात करिए तो 3,000 किलो हेरोइन वहां से पकड़ी जाती है, उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। शाहरुख खान के बेटे के बिना रिकवरी पर हम लंबी डिबेट देखते रहते हैं, नियमित डिबेट देखते रहते हैं और 27 दिन तक उसे जेल में रहते हुए देखते हैं, लेकिन इसके बारे में यह भी नहीं पूछा जाता है कि कहां से आई, क्या हुआ और कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। तीसरी, राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बंद लिफाफा जो दिया था, वो एक प्रक्रिया बताई थी कि ये प्रक्रिया होती है, हमने इस प्रक्रिया से खरीद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा जिससे भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि प्रक्रिया सही है। सवाल प्रक्रिया का था ही नहीं, प्रक्रिया तो हर मामले में सही होती है। सवाल था कि जितनी संख्या थी जहाज की, जो समझौता पहले था, उतने जहाज क्यों नहीं खरीदे गए, नंबर 1। नंबर 2, जहाज महंगे क्यों खरीदे गए। नंबर 3, जब लंबे समय से HAL को ठेका देने की बात चल रही थी और बात बिल्कुल निर्णायक हो चुकी थी, केवल दस्तखत होने बाकी थे, तो ऐन वक्त पर अनिल अंबानी को किसने बुलाया वहां, किसने फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा कि आप इनको ठेका दीजिए, और किसने ये राज उजागर किया कि ये मुख्य प्रधानमंत्री भारत के कहने पर यह ठेका दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई की गई? तो भ्रष्टाचार हो भी रहा है,
भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो रही है। तो ये सबसे बड़ी चिंताजनक बात है, और इसी बात के को जनता समझ भी रही है, ऐसा भी जनता नहीं समझ रही है। तीसरी चीज, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड लाए कि इसके द्वारा पूंजीपति हमें ये देंगे। होना तो ये चाहिए था कि इलेक्टोरल बॉन्ड बिल्कुल पारदर्शी होते, जो जितना पैसा दे रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आ जाता है कि फलाने ने फलानी पार्टी को इतना पैसा दिया, वो नहीं है। और जब उसके बारे में पूछा जा रहा है तो बिल्कुल चुप है। पीएम केयर्स का सरकारी आदमी उसका ट्रस्टी है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ट्रस्टी है, लेकिन पीएम केयर्स फंड निजी फंड है। किस बात का निजी फंड है? उसमें आपने सारी सरकारी कंपनियों से पैसा लिया है। सरकारी कंपनियों से जो पैसा लिया है वो 59% पैसा है, बाकी पैसा निजी कारपोरेट ने लिया है। सीएसआर फंड जो कंपनियों ने नियम इसलिए बनाया गया था कि कंपनियां अपने अंशदान का कुछ रुपया जनता के सुख सुविधा पर खर्चा करेंगी, उनकी बेहतरी पर खर्चा करेंगी। वो आपने सीधे उनसे घसीट के पीएम केयर के फंड में ले आया। क्यों? फिर उस सीएसआर का खर्चा क्यों आपने पीएम केयर फंड में ले आया? चलिए आपने ले आया, लेकिन आपने कहा कि कोरोना के लिए लाए हैं। आपने कोरोना में उनसे क्या कार्रवाई की? कहीं कहीं उन्होंने वो कुछ जो होता है, जो उपकरण इन्होंने भेजा है, तो उस उपकरण के बारे में भी शिकायत आ रही कि वो है। तो सीधी सी बात, इस पर भी आप चुप हैं। तो ये 4 गंभीर मामले हैं। और भी छोटे छोटे मामले होंगे जो उसको मुझे याद नहीं है, लेकिन निकाला जाएगा तो वही मिल जाएंगे। लेकिन 4 गंभीर मामलों में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इन चारों मामलों में प्रधानमंत्री की चुप्पी। अडानी का मामला तो ऐसा है कि जिस दिन राहुल गांधी अडानी के बारे में सदन में अपनी बात रखते हैं और बेहद शानदार तरीके से रखते हैं, उसके और ये कहते हैं कि आपके रिश्ते क्या है ये बता दीजिए, तो प्रधानमंत्री की इतनी भी हिम्मत नहीं कि उसके कह देंगे कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं इस प्रकरण की जांच कराऊंगा। आप दूसरे दिन राहुल गांधी को वहां से उनकी भाषण गायब करा देते हैं, महुआ मोइत्रा का भाषण गायब करा देते हैं, खड़गे साहब का भाषण राज्यसभा से गायब करा देते हैं। गुजरात का एक मुकदमा चलता है, उसमें ये राहुल गांधी को 2 साल की सजा होती है, संसद से आप उनको निकाल देते हैं, घर से आप उनको बेदखल कर देते हैं। तो इन घटनाओं को एक सूत्र में देखें, ये बात नहीं होगी कि आप घबराए हुए हैं और भ्रष्टाचार के आरोप से आप हिले हुए हैं, और आपका जो यूएसपी था कि मोदी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, इसके लिए करेंगे, ये बिल्कुल दांव पर लग चुका है और ये चीजें खो गई है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार इस चीज को देख रही है। प्रोफेसर साहब ने बात की महिला पहलवानों की, तो मैं अभी भी खबर मिली तो मैं आपके द्वारा सबको बताना चाहूंगा। पीटी उषा का एक ट्वीट अभी मेरे सामने गुजरा है, जब मैं देख रहा था, जब आप लोग बात कर रहे थे मोबाइल देखा ट्वीट में, तो उन्होंने कहा है कि पहलवानों के धरने से देश की छवि धूमिल हो रही है। ये अजीब तमाशा है। उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगा है, वो पहली बार धरने बैठी तो कमेटी बनी जांच के लिए, उस कमेटी ने कहा 1 महीने में रिपोर्ट देंगे, कार्रवाई करेंगे। कमेटी में कोई रिपोर्ट नहीं दी, न कोई कार्रवाई हुई। दोबारा वो लड़कियां जब बैठी हैं तो पीटी उषा इंडियन ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप से और महिला है, उन्हें उनके समर्थन में आना चाहिए, उनके समर्थन में सरकार से कहना चाहिए कि आप इस पर कार्रवाई करिए। तो वो कह रहे हैं कि इससे देश की छवि खराब हो रही है। तो देश की छवि भ्रष्टाचार उजागर करने से नहीं खराब हो रही है। यह अडानी के समय में भी कहा गया था कि आप अडानी को की बात करके देश की छवि खराब कर रहे हैं। तो एक नए तरह का पैंतरेबाजी है, एक नए तरह की बात है, ये बेहद निंदनीय है और देश की छवि भ्रष्टाचार के